प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में हम पढ़ रहे थे ऊतक के बारे में। हमने सरल ऊतक जिनमें स्थूल कोणोतक, मृद ऊतक, दृढ़ ऊतक इनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद जटिल ऊतक जिनमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और अब हम अध्ययन करेंगे स्रावी ऊतक, सेक्रेटरी टिश्यू, यानी जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव करते हैं ऐसे ऊतकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। पादपों में वैसे तो बहुत सारी स्रावी संरचनाएं पाई जाती हैं, सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं विद्यार्थियों, और इन सभी को दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, बाह्य और आंतरिक। आज हम जो मुख्य रूप से बाह्य स्रावी ऊतक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और अगले वीडियोज़ में हम आंतरिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें स्रावी ऊतक या स्रावी संरचनाओं के बारे में। विद्यार्थियों, वे कोशिकाएं जो मकरंद, रेजिन, गोंद, तेल, म्यूसिलेज और रबड़ क्षीर को स्रावित करती हैं उनको स्रावी ऊतकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। ये विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं पौधों में संपन्न होने वाली उपापचयी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप रूपांतरित हो जाती हैं तथा पौधों में एकल अथवा सामूहिक रूप से पाई जाती हैं। स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य स्रावी ऊतक एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू और आंतरिक स्रावी ऊतक इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यू। बाह्य स्रावी ऊतक, इनकी उत्पत्ति बाह्य त्वचा या हाइपोडर्मिस अधोत्वचा की सबसे ऊपरी परतों की कोशिकाओं द्वारा होती हैं। इनके कार्य और स्रावित पदार्थों के आधार पर ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव करती हैं, जैसे रेजिन है, गोंद, तेल है ना, रबर क्षीर, ये कोशिकाएं मिलकर ही स्रावी ऊतक का निर्माण करती हैं। ये बाह्य और आंतरिक दो प्रकार के हो सकते हैं। बाह्य जो स्रावी ऊतक होंगे उनमें उनकी जो उत्पत्ति है वो बाह्य त्वचा यानी हाइपोडर्मिस की बाहरी परत से होगी। ये कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। पहले है स्रावी रोम सेक्रेटरी हेयर्स। ये सरल प्रकार की स्रावी संरचनाएं होती हैं। ये प्राय अधिचर्म पर पाए जाते हैं तथा एक कोशिक या बहुकोशिक हो सकते हैं। इनमें आधारी व्रंत तथा ऊपरी भाग शीर्ष होता है जो स्राव का कार्य करता है। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्य जाली का डिक्ट्यूसोम बहुतायत से पाए जाते हैं तथा इनके द्वारा स्रावित पदार्थ क्यूटिकल की परत के नीचे एकत्र हो जाते हैं। तो ये जो स्रावी रोम होंगे विद्यार्थियों, ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं और अधिचर्म पर पाए जाते हैं। इनमें एक आधारी भाग होता है, व्रंत, और शीर्ष भाग होता है। तो जो शीर्ष भाग होता है वहाँ से इनके जो स्रावी पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। पिंगिक्यूला नामक कीटभक्षी पौधे में दो प्रकार के रोम पाए जाते हैं, सैव्रंत एवं अव्रंत। अव्रंत रोमों में ऊपरी सिरा 2 से 8 कोशिकाओं का बना होता है जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम का स्राव करता है। सैव्रंत रोम 3 प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, आधारीय भाग संचयी कोशिका, मध्य स्तंभी कोशिका तथा ऊपरी शिरा जो श्लेष्मीय पदार्थों का स्राव करता है तथा 2 से 8 कोशिकाओं का बना होता है। म्यूसिलेज पदार्थ कीड़ों को पकड़ने में सहायक होते हैं तथा कीट के पकड़ लिए जाने के बाद अव्रंत रोम एसिड फास्फेटेज, एस्ट्रेज, राइबोन्यूक्लियेज का उत्पादन करते हैं जिससे कीट का पाचन हो जाता है। तो कुछ जो कीटभक्षी पादप होते हैं उनमें ये स्रावी रोम पाए जाते हैं जिनसे विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं जो कीड़ों को नष्ट करने के, उनको पचाने के काम में आते हैं। घटमणि जैसे पादप हैं नेपेंथीज, उसमें अनेक प्रकार के ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं। ये संरचना में समानता दर्शाते हैं परंतु इनकी स्थिति व कार्य भिन्न होते हैं। इनकी बहुकोशिकीय काय में कुछ केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं जो अनेक परिधीय कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। घट के ढक्कन की भीतरी सतह पर उपस्थित ग्रंथियां मोहक ग्रंथियां एल्यूरिंग ग्लैंड्स, जबकि घट की भीतरी सतह में स्थित ग्रंथियां पाचक ग्रंथि कहलाती हैं। ड्रोसेरा में पत्ती के उपांतों पर अनेक सैव्रंत ग्रंथियां होती हैं। इनके शीर्ष में कोशिकाओं की 3-4 परतें होती हैं तथा बाहरी परत छिद्रित क्यूटिकल द्वारा ढकी रहती है। इनके बहुकोशिक व्रंत में अनेक वाहिनिकाएं होती हैं जिनका विस्तार शीर्ष तक होता है। तो ये तो थे स्रावी रोम सेक्रेटरी हेयर्स। दूसरे प्रकार की हैं जल रंध्र हाइड्रोथोर।
आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों, विशेषकर शाकीय पौधों की पत्तियों के किनारों पर विशेष प्रकार के जल स्राव करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। इनको जल रंध्र कहते हैं। इनसे जल का स्राव बूंदों के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को बिंदु स्त्रावण गटेशन कहते हैं। बिंदु स्राव की प्रक्रिया के अंतर्गत अधिक मूल दाब, सक्रिय अवशोषण तथा आर्द्र स्थिति में निम्न वाष्पोत्सर्जन के कारण जल द्रवीय बूंद के रूप में पत्तियों के किनारों पर निकलता है। सवेरे के समय यह ओस की बूंदों के जैसा प्रतीत होता है। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर चित्र में, तो पत्तियों के जो किनारे किनारे बूंदों के रूप में जल जो एकत्रित होता है विद्यार्थियों, वो जल रंध्रों हाइड्रोथोड के द्वारा निकलता है। जो ओस होती है वह तो पूरी पत्ती के ऊपर समान रूप से फैली रहती है। विशेषकर आप देख सकते हो शाकीय पादप हैं या जो घास होती है उनके किनारों पर बिल्कुल आप देख सकते हो इस चित्र में, इस प्रकार से जो पानी की बूंदें निकलती हैं वो जलरंध्र के द्वारा निकलती हैं। एक कोशिक जलरंध्र यूनिसेलुलर हाइड्रोथोड, एनार्मिका, काकुलस, गोनोकेरियम, पायरीफोर्मी आदि कुछ पौधों में एक कोशिक जलरंध्र पाए जाते हैं। ये बाह्य त्वचा कोशिका में छोटे छोटे श्लेष्मीय पैपिला के रूप में निकलते हैं। पैपिला पर क्यूटिकल अनुपस्थित अथवा एक छिद्रिल परत के रूप में होती है। रोम जलरंध्र, तो जब जलरंध्र में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है तो उसको एक कोशिक कहते हैं। जैसे गोनोकेरियम, पायरीफॉर्मी, एनार्मिका, काकुलस, ये एक कोशिकीय जलरंध्र के उदाहरण हैं विद्यार्थियों। रोम जलरंध्र, फैसियोलस, पाइपर नाइग्रम आदि पौधों में रोम जलरंध्र पाए जाते हैं। ये समुंड शल की बहुकोशिक संरचनाएं हैं। इनका आधारी 16 कोशिक भाग फुट अधिचर्म में अंतःस्थापित रहता है तथा फुट की दूरस्थ कोशिका पर 2 कोशिका स्थित होती हैं। यह जलरंध्र बहुकोशिक रोम के समान प्रतीत होते हैं। तो ये होते तो जलरंध्र हैं विद्यार्थियों पाइपर नाइग्रम में, फैसियोलस में, लेकिन ये दिखाई किस प्रकार के देते हैं? ये दिखाई रोम के समान देते हैं, इसलिए इनको रोम जलरंध्र कहा जाता है विद्यार्थियों। इसके अच्छे उदाहरण हैं फैसियोलस, पाइपर नाइग्रम आदि। संवहन ऊतक युक्त जलरंध्र, नम वातावरण में उगने वाले पुष्पी पादपों में पत्ती के किनारों पर इस प्रकार के जलरंध्र पाए जाते हैं। शिराओं के अंतस्थ छोर पर स्थित वाहिनिकाओं के चारों ओर ढीली ढाली पर्ण मध्योतक कोशिकाओं का समूह एपिथम बनाती है। एपिथम के ऊपर स्थित बाह्य त्वचा कोशिका विभाजित होकर 2 द्वार कोशिकाएं बनाती हैं। सामान्य रंध्रों की अपेक्षा ये जलरंध्र बड़े होते हैं तथा हमेशा खुले रहते हैं। आर्द्रता तथा मूल दाब के बढ़ने पर जल वाहिनिकाओं से निकलकर एपियम के अंतः कोशिका अवकाशों में एकत्रित हो जाता है। अंततः जलरंध्र के छिद्र से बूंद के रूप में बाहर निकलता है। तो कुछ नम वातावरण में उगने वाले जो पादप हैं उनमें इस प्रकार के जलरंध्र पाए जाते हैं। इनमें पर्ण मध्योतक का जो कोशिकाओं का समूह है विद्यार्थियों, वो एपिथम बनाते हैं। एपिथम एक प्रकार का विशेष प्रकार का ऊतक होता है। मकरंद कोश, स्रावी संरचनाओं में ही जो अगली संरचना है विद्यार्थियों, मकरंद कोश नेक्टेरी। आप जानते हो कि विभिन्न जो पादप होते हैं उसमें पुष्प के ऊपर कीट पतंगे मंडराते रहते हैं, और जो कीट होते हैं वो उनसे, या मधुमक्खियां हैं या तितलियां हैं, वो उनसे जो मकरंद है उसका अवशोषण करते हैं, उसको चूसते हैं। तो ये मकरंद कोश में उत्पन्न होता है और ये भी एक प्रकार की स्रावी संरचना होती है। मकरंद स्रावित करने वाली ग्रंथियों को मकरंद कोश नेक्ट्रीज कहते हैं। मकरंद कोश द्वारा स्रावित मकरंद कीटों को आकर्षित करता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज तथा अमीनो अम्ल होते हैं। तो मकरंद किससे स्रावित होता है? मकरंद कोश से स्रावित होता है, और मकरंद में विभिन्न प्रकार की शर्कराएं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, अमीनो अम्ल ये पाए जाते हैं। मकरंद कोश सामान्यतः पुष्प, परिचक्र, दल, पुंकेसर, जायांग के आधार भाग में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी ये कायिक अंगों जैसे पर्णवृंत, पर्ण या पुष्पवृंत पर भी उपस्थित होते हैं। पुष्प में पाए जाने वाले मकरंद कोश पुष्पीय मकरंद कोश तथा कायिक भागों में पाए जाने वाले मकरंद कोश बाह्य मकरंद कोश
पुष्प बाह्य मकरंद कोश कहलाते हैं। तो मकरंद पुष्प में भी पाया जाता है, ज़्यादातर तो पुष्प में पाया जाएगा, लेकिन जब वो पुष्प में नहीं पाया जाएगा, कायिक अंगों में पाया जाएगा, तो उसे पुष्प बाह्य मकरंद कोश कहते हैं। मकरंद कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य घना होता है तथा इनमें माइटोकॉन्ड्रिया व अंतःप्रद्रवी जालिका बहुतायत से होते हैं। इनमें संवहन ऊतक नगण्य होता है। मकरंद कोश कोशिकाओं से मकरंद का विसरण रंध्रों द्वारा होता है। तो आप चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक चींटी है जो मकरंद को चूस रही है। तो मकरंद कोश भी एक प्रकार से नेक्टरी जो है वो स्रावी संरचनाएं हैं। विद्यार्थियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।